and in a moment, and the screen will be there. Today, before proceeding further and before talking about your interviews and taking towards the mock interviews, आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना मकसद है और उनमें सबसे पहले हमारी डिस्कशन होगी आपके उन तमाम के तमाम चीज़ों के बारे में, उन तमाम के तमाम फैक्ट्स के बारे में, जो शायद आपको जो हैं ना सिर्फ उनको चेक करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, बल्कि उनके ऊपर जो है वो ठीक-ठाक नज़र रखनी पड़ती है। मुझे सिर्फ ये कन्फर्म कर दीजिएगा कि आई एम ऑडिबल और आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है और स्क्रीन अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी, ताकि मैं प्रोसीड फर्दर कर सकूँ। आई एम ऑडिबल ना? आपको आवाज़ आ रही है? यू आर जस्ट सपोज्ड टू राइट यस इन द चैट बॉक्स ताकि हम आगे चल सकें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आज हम जो हैं, जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का इस वीकेंड के दौरान जो हैं, जब आपको टाइम दिया गया और कुछ असाइनमेंट्स आपको रिकमेंड की गई, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे, जिनके क्वेश्चंस मेरे पास आए और उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं, वो अपने डिस्कस किए। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उन्होंने मेंशन किया और बताया कि सर हमें जो है वो ये वाले इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। एक इश्यू सबसे ज़्यादा था और वो इश्यू ये था कि मैं अपने इंटरव्यू के अंदर अपने क्वेश्चंस को किस तरह से प्रिपेयर करूँगी या मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं क्वेश्चन का आंसर करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो हैं वो आंसर्स अप टू द मार्क हैं या मुझे किस तरह से प्रोसीड फर्दर करना चाहिए, ठीक है? सो किस तरह से प्रोसीड फर्दर होना चाहिए? प्रोसीड फर्दर करने के वैसे तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके हैं भी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, अभी कुछ ही देर में आपके साथ आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, कि आपने एक चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और वो आपके साथ वो जो क्वेश्चंस हमने शेयर किए हैं, उन क्वेश्चंस को जो भी आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये जो बुक्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, these questions are most important questions, so you are requested that do not ignore these questions. Starting from the very first page till the end of this document, you're supposed to prepare each and everything that you feel कि ये up to the mark है और मुझे इन तमाम क्वेश्चंस में से गुजरना है। इनके मैक्सिमम आंसर्स जो हैं वो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपके साथ, जो हमने लेक्चर्स शेयर किए हैं। आई नो कि सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम, बट आपको इनको ढंग से प्रिपेयर करना है। कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, मिसाल के तौर पर हम आज हमारे एक पार्टिसिपेंट का इंटरव्यू था। आई एम टॉकिंग अबाउट फ़हीम। फ़हीम का इंटरव्यू था और फ़हीम ने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए। इसी फाइल के अंदर हमारे पास जो हैं सैमुअल बेकेट का जो है एक वंडरफुल जो है उसकी क्लेमिनेशन है। आई जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट, शायद मुझे फिर कंट्रोल एफ ही करना पड़े। आई एम टॉकिंग अबाउट वेटिंग फॉर गॉडो। सो जितने क्वेश्चंस हमारे पास इस फाइल में थे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, उसी से रिलेटेड जो हैं वो पूछी गई और उसी से रिलेटेड रही। अब मेरा कंसर्न आपसे ये है कि आप जब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं या आप फ़ील करते हैं कि शायद मैं इनको स्किप कर दूँ, मैं इनको ना भी प्रिपेयर करूँ, तो दैट्स गोइंग टू वर्क, ये मेरे लिए काम करने जा रहा है, मुझे इसके लिए शायद ज़रूरत नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके लिए एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी होगी। सो अगर आप देख सकें, आज हमारे पास जो हैं ये 4 क्वेश्चन्स है और इनमें से फिलॉसफी ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म उनके इंटरव्यू का पार्ट था। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ही वेटिंग फॉर गॉडो के जो हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन्स के जो हैं वो आंसर देते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है वो कॉमेडी और ट्रेजेडी कॉमेडी, इसमें से उनसे क्वेश्चंस पूछा गया। So you are not supposed to ignore these questions. These questions are very important question, and at the end of the interview files, you have the interview transcripts. I'm sure that you have already seen and gone through these interview transcripts. अगर आपने इनको नहीं देखा तो आप इनको भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत कम्प्रिहेंसिव जो है वो मटेरियल है, आपके लिए काफ़ी हेल्प आउट करेगा। ये वो चीज़ें हैं, इंटरव्यू में प्रिपरेशन आपकी 2 तरह से होती है। पहली तरह तो ये है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ पे। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपको वो बताया जाए जो कि आपको कहीं से मिल नहीं सकता। आपको ये नहीं पता चल रहा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में चेयरमैन जो है वो किस तरह से प्रोसीड फर्दर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उन चीज़ों को डेफ़िनिटली आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
मेरी आज की डिस्कशन, आज के जो है वो फर्स्ट 20 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी मॉक इंटरव्यूज, एंड डेफिनेटली देयर द टू पार्टिसिपेंट्स, हम उनके मॉक इंटरव्यूज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी के इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो है नॉन वर्बल मूवमेंट्स की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की। हम अक्सर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शायद उतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं कि जितनी हमें देनी चाहिए। और मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज के इंटरव्यू जो चल रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, a lot many aspirants are there जिनके वर्बल कम्युनिकेशन तो ठीक है लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर, और उसके बाद हम जो है आज ही के सेशन में वो तमाम के तमाम इम्पोर्टेंट जो हैं इडियम्स जो कि इससे पहले और आज ये जो चल रहे हैं इंटरव्यूज इनका हिस्सा रहे हैं, प्लस लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं, लिटरेरी टर्म्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पार्टिसिपेंट्स, पैनल के सामने जब भी आप जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस को आपने मेंटेन रखना है। एंड व्हेन वी से फेशियल एक्सप्रेशन क्या मतलब है, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन की जब भी मैं बात करता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट योर आई मूवमेंट। हम लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। आई मूवमेंट लाइक आप किस तरह से अपनी आईज को मूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाजू का के बंदा आपके पास आता है, वो बात करता है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है कि ये तो बिल्कुल डरा हुआ है, लड़खड़ाया हुआ है, टायर्ड है, वगैरह वगैरह वगैरह। So your facial expression, they are going to give them a look what is inside. Facial expression को maintain आपने रखना है। And the second thing is your mouth movement. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ questions वो पूछ रहे हैं और उन questions के answers के अंदर जो हैं वो you're feeling कि आप इनका आंसर नहीं कर पा रहे हैं और आप जो हैं वो sort of जो है बिल्कुल confusion में चले गए हैं, आप किसी प्रॉब्लम के अंदर चले गए हैं। So इन चीज़ों को देखना है कि आपने फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे मेंटेन किया। अभी हमारे पास जो है बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर इज द सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप जब अपनी बॉडी की मूवमेंट है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जब आप रूम के अंदर एंटर होते हैं कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप, और सबसे पहले मैंने डेफिनेटली बात की कि हाउ यू आर गोइंग टू वॉक इन फ्रंट ऑफ देम। और यहाँ से मेरी मुराद यही है कि आप कमरे से लेके जब चेयर तक पहुँचते हैं, आप कैसे चल के जाते हैं, किस तरह से आप जो है वो सिट वहाँ पे बैठते हैं, किस तरह से आप उस कमरे में थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं, जितनी भी देर के लिए आप वहाँ पे हैं, और आपकी पोज़ीशन क्या है जब आप, आपके हेड की पोज़ीशन क्या है जब आप बात कर रहे हैं या आप जब उनसे इजाज़त ले रहे हैं, वो किस पोस्चर के अंदर है, आपकी बॉडी जो है उसके पोस्चर से क्या मैसेज क्या कम्युनिकेट होता है कि क्या वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन से बात कर रहे हैं, क्या वो एक अंदर से डरे हुए इंसान से बात कर रहे हैं, क्या वो एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसे इंटरव्यू के लिए आज के दिन का सबसे ज़्यादा प्रेशर है और उसको ये लगता है कि शायद मैं पता नहीं सिलेक्ट होऊँगा या नहीं होऊँगा या मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ जाइए। दे आर नॉट हैविंग द नाइव्स इन देयर हैंड, दे आर नॉट गोइंग टू कट यू डाउन। बिलीव मी, नोबडी इज़ गोइंग टू शूट यू अगर आपका जो है वो इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। बट आपका कॉन्फिडेंस और बॉडी मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपको सारी की सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। अक्सर देखा होगा आपने लोगों को, हम अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई बात कहीं पे करनी हो किसी ओकेज़न पे, वो कहते हैं इस पे हमारे बड़े भाई आएँगे वो बात करेंगे, या हमारी फैमिली में वो फलाँ बंदा आएगा वो बात करेगा। दे आर नॉट इवन इन द पोज़ीशन कि वो इस पे बात कर सकें। ये किस तरह से होता है? इट्स नॉट द प्रोसीजर ऑफ अ सिंगल डे। आपको इस पे काम करना होगा। You need to work on your non-verbal communication postures, non-verbal communication parts as well. The important thing and the important fact that I want to share with you is related to your gestures. Yeah, it is very common when we talk about the gestures. What do you mean by gestures? Gestures are merely movements. So we can say like whatever we are doing with our hands and arms, there are our gestures, there are movements. But remember one thing, you are not supposed to sit on the chair in that position that is an awkward position. So gesture means they're asking the question, but you're closing your fingers. Gesture means they are looking towards you, but आप जो हैं अपने fingers के साथ आप confused हैं, आप अपने fingers को close कर रहे हैं, अपने पाँव को पहले जो हैं वो थोड़े से फासले पे थे, उनको साथ मिला रहे हैं, उनको open कर रहे हैं, because आप जो हैं एक terrified situation में हैं।
इंटरव्यूज में तब होता है जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता। तब बाज़-औक़ात क्या करते हैं लोग, उंगली को पकड़ते हैं दूसरी दोनों उंगलियों से और पटाखे निकालना शुरू हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, उंगलियों को दबा रहे होते हैं। ऐसे उनकी बॉडी जो है वो एक्सप्रेशन दे रही होती है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो एस्पिरेंट्स, आप अपने जेस्चर्स को अपने कंट्रोल में रखेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर में वेव कर रहे हैं, वेविंग जो है वो एक डिग्निफाइड मैनर में होगी। अगर आप अपने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर किसी चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो पॉइंटिंग डिग्निफाइड मैनर में होगी। अपने हैंड को रेज़ कर रहे हैं किसी पॉइंट को बताने के लिए, कोई जेस्चर्स के लिए, कोई इशारा कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस तरह से हो कि आपकी बॉडी जो है वो आपके कंट्रोल में है। आप कहीं पे भी घबराए नहीं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स बताने का मकसद ये है कि अभी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इन केस यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम इनफ टाइम, अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेफिनिटली दे आर गोइंग टू गिव यू द टफ टाइम। बट अगर आप इनकी इनफ प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इनको इनफ टाइम देंगे, डेफिनिटली आपके जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं दैट विल अप टू द मार्क। अब यहाँ से हमें थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और मज़ीद चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस के बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शायद मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहता था, लेकिन वो इसलिए कि ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, अभी के जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। फीमेल में से किसी ने मुझसे पूछा कि सर मेरे तो 40 मार्क्स हैं सारे के सारे रिटन में, और मुझे इसका यकीन है। अब मुझे ये पता है कि चेयरमैन साहब के पास जब हम जाते हैं तो चेयरमैन के सामने जो है वो मार्क्स हैं, और वो मार्क्स में पता नहीं मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा या ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि 40 मार्क्स हैं तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। देयर वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बट ऐसा नहीं होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के फीमेल साइड का जो रिजल्ट है, 130 गर्ल्स जो हैं वो उनके मार्क्स 40 के करीब है, 40 से 41 के दरमियान, 130 के जो है वो, दैट्स अ ग्रेट नंबर। सो हमारे पास ऐसा ये एक सिचुएशन कि मेरे रिटन में कम मार्क्स हैं तो इसलिए शायद मैं इंटरव्यू पे फोकस ना करूं, ये चीजें इफेक्ट करती हैं आपके आई कांटेक्ट पे। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आई कांटेक्ट, आई मींस हाउ यू आर गोइंग टू give and look to the other people when they are there. Definitely, when you are speaking in your interview, you need to contact with other people, you need to look towards them. So no, the real thing is how you are going to control this situation. What is the nature of your looking, how you are looking towards the panel. If someone is asking you the question, how you are going to answer that question. Eye contact is very important part of your interview. In case you are not maintaining eye contact, that means they are not going to take any interest in you. Yes, इंटरेस्ट एंड आई कांटेक्ट, ये दोनों बड़े जरूरी हैं। और इसके साथ साथ आप देखिएगा जब आपके आई कांटेक्ट होते हैं, तो एक सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आप एक पर्सन से बात कर रहे हैं और वो बात करते करते आपकी आंखों में नहीं देख रहा है, या वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है, या वो सर झुका लेता है, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू टेक इंटरेस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू प्रोलॉन्ग द कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, आई कांटेक्ट डिग्निफाइड मैनर में होना चाहिए, और इस तरह का आई कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल एस्पिरेंट्स के वो आई कांटेक्ट जब कर रहे हैं, डेफिनेटली डिग्निफाइड मैनर हो, कि अगर कोई पैनल में फीमेल हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें। सो आई कांटेक्ट का मीन्स ये है कि आपकी सारी की सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में। हाँ, ठीक है आस्का साहिबा, मैं ये रिक्वेस्ट आपकी कम्युनिकेट कर दूंगा। अच्छा जी, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एंड दैट इज अबाउट कि जो कम्युनिकेशन है, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ये भी है कि आपने, जब मैंने पहले बात की कि हाउ यू आर गोइंग टू वॉक देयर, हाउ यू आर गोइंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ देम, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम एंड ऑल द थिंग्स। देखिए, एक चीज का मुनासिब सा ख्याल रखिएगा कि आपकी जो चेयर है वो दरमियान में जहाँ पे भी पैनल के सामने पड़ी है, आप अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में लेके आइएगा। नॉर्मली आपकी चेयर बड़ी अच्छी जगह पे होती है, लेकिन अगर आप जो है वो कोई बैग रख रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे कि बैग रखते-रखते जो है वो इतना बैग के अंदर वो आपके पास जो है वो पानी वाली बॉटल है आपकी जो है, और दूसरी चीज़ें हैं कि कमरे के अंदर पूरे के पूरे नॉइज़ जो है चला जाए, और एक सभी को साथ वाले रूम तक पता चले कि कोई एस्पिरेंट जो है वो इंटरव्यू देने के लिए चेयर पर बैठा है। अपनी स्पेस का, अपनी कंफर्टेबल ज़ोन का ख़्याल रखिएगा। एंड यहाँ पे
I would like to talk about once again about your dressing. Male aspirants हैं, if they're comfortable with the 3-piece, go for that. 3-piece को पहनिए, लेकिन उसके साथ जो टाई है उसका इंतखाब कीजिए। गूगल कर लीजिए कि कौन सा अच्छा कलर है। ख़वातीन जो हैं वो अमूमन अच्छा कलर चूज कर लेती हैं, लेकिन मेल जो हैं वो ज़्यादातर कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें इतना 2-4 रंगों का बस पता होता है, ज़्यादा का नहीं पता होता। सो वो इसको ठीक-ठाक इस पर वर्कआउट कर लीजिएगा कि मुझे इसके साथ कौन सी टाई को लगाना चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। फीमेल की साइड पे एंड वंस अगेन मैं टाइम एंड अगेन कह चुका हूँ यहाँ पे, और बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द कंफर्टेबल जोन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस। आप जो भी परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं या जो भी करेंगे, जो भी चीजें इस्तेमाल करेंगे, आपका कंफर्ट जोन सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे अपने। ठीक है, कंफर्ट जोन से मुराद ये है कि यू आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस and you are not going to lose the tempo. For example, if you're not wearing those class जो आपके लिए comfort zone में fall करते हैं, if you're not wearing for example you're quite comfortable with a sort of clothes, but at the day of your interview you're not going to wear that particular dress, तो उस uncomfortability का आपको कोई benefit नहीं होगा। And when I'm talking about the perfume and all of the cosmetics, I mean that आप इतनी तेज परफ्यूम यूज नहीं करेंगे कि अगला जो आपको इंटरव्यू करने जा रहा है उसके जो है वो सर में दर्द होना शुरू हो जाए, या इस तरह से कि पूरे के पूरे कमरे के अंदर एक अजीब सा जो है वो फ्रेगनेंस वाला सीन जो है वो हो जाता है। वी हैव अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा जी, sir, can we use a table in front of us to put our water bottle, and what about placing our bags, etc.? Isn't it good idea to leave it? It is very good idea that if you can leave your bags and all the things there, but bag में definitely कुछ important चीजें होंगी या कुछ आपके पास जो है वो valuables होंगे, but आप उसे छोड़ सकते हैं, and you cannot put the bottle and all the things in front of you like on the table where they are sitting and they are using the same table. It is not a perfect idea. I don't think so that you should go for that. Talking about the female dressing, female जो हैं वो अपने dressing के अंदर जो हैं उस दिन भी मैंने बात की और अभी भी चूंकि comfortable zone की बात कर रहा हूँ, आप अपने ड्रेस में उसी चीज को वेयर करेंगे जो कि फॉर्मल ड्रेस होता है, जो कि अमूमन जो लेक्चरर्स हैं, जो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर साहिबान हैं, प्रोफेसर साहिबान पहनती हैं, उनको आप देखा होगा आपने कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी से रही हैं आप, तो आपने टीचर्स को देखा होगा वो कैसा ड्रेस पहनते हैं। कोशिश कीजिएगा आप किसी मेन सिटी में भी जा रहे हैं तो ऐसे ड्रेसेस जो कि रिकमेंडेड नहीं होते, जो हम नहीं पहन सकते यूनिवर्सिटीज में, उनका ड्रेस कोड होता है, एक दिन के लिए उसको फॉलो कर लीजिएगा। ये क्योंकि आपकी शख्सियत जो है, आपकी ड्रेसिंग जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, इन तमाम चीज़ों के बाद हम मूव करना चाहते हैं अगले पेज पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस स्क्रीन का ले सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई कांटेक्ट के बाद, वो है आपकी वॉइस, आपका बोलने का अंदाज। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई बोलता है, जब कोई बात करता है, तब हमें पता चलता है कि ये कहाँ तक चीज़ों को समझता है। आप अपने इंटरव्यू में जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं पैनल को, तभी पता चल जाता है कि आपका ये इंट्रोडक्शन क्रैम्ड है या आपने इस पे वाक़ईतन वर्क हार्ड किया हुआ है। जब आप अपने इंट्रोडक्शन को इस तरह से देखते हैं, आपका वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहता, जब आपने क्रैम्ड की हुई हैं चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी। आप अपने पेस और टोन को कभी भी मेंटेन नहीं रख पाते हो। जब आपने चीज़ों को क्रैम किया है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो वो ये कॉन्फिडेंस का कम होना आपकी वॉइस को शैकल कर देता है। सो अभी आपकी वॉइस ही तो बताएगी कि एक्साइटमेंट जो है वो एस्पिरेंट के अंदर है, कितना नॉलेजेबल है, इसके अंदर एंगर है, इस इंटरव्यू को लेके इसके कमेंट्स जो हैं वो सैटिरिकल कमेंट हैं या ये कॉन्फिडेंट है। सो आपको इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़े ढंग से फोकस करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वो पॉइंट्स तो हैं जो हमने डिस्कस कर लिए कि जी ये वाले पॉइंट्स हैं, हमें इन पे काम कैसे करना है, हमें इनको इम्प्रूव कैसे करना। देखिए पार्टिसिपेंट्स, याद रखिएगा, इंटरव्यू में आपको कोई साल हर साल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए टाइम्स को। आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दे आर गोइंग टू गिव यू मे बी 2 months फॉर योर इंटरव्यू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
आपको इंटरव्यू के लिए ऐसे तैयारी करनी चाहिए, अपने इंट्रोडक्शन को, हॉबीज को, फेवरेट राइटर को, पोएट को, नॉवलिस्ट को, और कम से कम आपको अपने सिटी और बाकी डिटेल्स का ऐसे पता होना चाहिए कि अगर वो सुबह भी आपका स्केड्यूल अपडेट करते हैं तो बेसिक थिंग्स तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक थिंग्स। इंटरव्यू में दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम टाइम। एक चीज जो चीजें आपकी इंप्रूव करेगी वो है आपके मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू सेशंस आपको एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट देते हैं कि आप जब 20-22 लोगों के सामने या 30 लोगों के सामने ढंग से बात करते हैं, जब आपको ये पता चलता है कि लेकिन मुझे सुनने वाले ऑडियंस जो है वो मौजूद है, उनके सामने आपको बात करना होती है। देखिए, अपने मॉक इंटरव्यूज को कभी मिस ना कीजिए। इसके अलावा मिरर प्रैक्टिस आपने डेली करनी है, और यहाँ पे मेरी मिरर प्रैक्टिस से मुराद उन क्वेश्चंस की है जो आपको लगता है कि ये आपके इंटरव्यू का पार्ट होंगे। जब आप अपनी प्रैक्टिस में इंटरव्यू को सुबह शाम इतना टाइम देंगे, देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल फील लाइक दीस आर द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। फिर आपको पता चलेगा। आप अपने आप से इवैल्यूएट करें, मिरर के सामने बैठ के जरा अपना इंट्रोडक्शन लीजिए। यू विल कम टू नो कि हाँ यार, ये मैं जरा गलत कर रहा हूँ, मेरे जो ये जो जेस्चर्स हैं, आई कांटेक्ट है, ये यहाँ से मुझे ये इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि अपने आप को ड्रेस प्रोफेशनल करके देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये अकेला ड्रेस भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोफेशनली लिखा। प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कीजिए। आप जिस प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं उस प्रोफेशन का देखिए कि आपकी अपीयरेंस जो है, आप इंटरव्यू में बोलेंगे बाद में, आपकी अपीयरेंस को वो पहले ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। दे आर द फर्स्ट थिंग दैट दे आर गोइंग टू नोटिस अबाउट यू, अबाउट योर पर्सनालिटी इज योर ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग से मतलब ये है कि आपका ड्रेस, आप अमीर नहीं है, आप किसी एलीट क्लास से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आपके कपड़े सादा हो सकते हैं लेकिन बारूब होने चाहिए। आपकी ड्रेसिंग जैसे भी है, आपकी पर्सनैलिटी वेल ग्रूम्ड नज़र आनी चाहिए उसमें, आपकी कमिटमेंट नज़र आनी चाहिए और कैपेबिलिटी नज़र आनी चाहिए कि इस जॉब के लिए आप जो हैं वो द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सनैलिटी हैं, और आप इसके मुताबिक जो है वो आपकी कैपेबिलिटी है। अब यहाँ पे ये है कि आपने जो है कोशिश ये भी करनी है, ख़ुसूसन मेल साइड पे, कि वेल फिटेड क्लॉथिंग से भी गुरेज़ कीजिए। थोड़े से लूज़ आप कोशिश कीजिए कि उस दिन अगर आप फ़ील करते हैं, तो अगर कोई पहनता है रिंग्स वग़ैरह कसरत से, एक्सेसरीज़ अपनी जो हैं उनको कम से कम उस दिन के लिए मिनिमाइज़ कर लीजिए। ऐसा ना हो कि किसी ने जो है वो 4-5 अंगूठियाँ पाँचों की पाँचों उँगलियों पे चढ़ाई हों, और डेफ़िनिटली दैट इज़ समथिंग वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ लेक्चरर। सो यहाँ पे इस चीज़ को भी जो है वो आपने देखना है। शायद उन्हें लगे कि यहाँ पे और ये मैं बात कर रहा हूँ उन इलाके से, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन इन हीर ऑफ बारिशा एंड ऑल दोज़ थिंग्स। आपका कल्चर हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को वियर करते हैं, लेकिन उस दिन अपनी एक्सेसरीज़, विज़िबल एक्सेसरीज़ को आप कम करेंगे। अपने शूज़ जो हैं, आपके जो जूते हैं, ऐसे होने चाहिए कि उन पे चलने की आवाज़ आए। जो पीपीएससी के सेंटर्स हैं या जो भी कमीशन्स के सेंटर होते हैं, वो काफ़ी जो हैं वो मैनेज्ड होते हैं सेंटर्स जो हैं, वहाँ पे आपके चलने की भी आवाज़ आती है। कोशिश कीजिए कि आपके जो शूज़ हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन और स्क्रैच फ्री होने चाहिए। और अब जो हैं, अगर आप फ़ील करते हैं कि किसी शख्स ने जो है अपने कोई ऐसी ऐसी चीज़ है जिसको वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने जो है वो बचपन में ऐसे-वैसे कुछ 2-3 केसेज़ में मेल साइट्स पे हमें ये हुआ कि उन्होंने अपने हाथ के ऊपर जो है वो जो इनग्रेव्ड हुआ होता है, अपना नेम लिखवाया होता है। सो अगर कोशिश कर सकें उस दिन वो आप हाइड कर सकें तो वो ज़रूर हो जाए। किसी ने बचपन में बैठे होते हैं, तो किसी ने किसी का कह के उनका अंदर तक नाम लिखवा दिया। सो दीज़ टाइप ऑफ द केसेज़ आर देयर, दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर बट एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज़ एन एक्सेप्शन। सो इसको भी देखिएगा। अगली हमारी जो बात है वो है जी गुड पोस्चर के बारे में। देखिए, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। आप फ़ील करते हैं इसके बाद कि मैंने बड़े ढंग से सारे के सारे क्वेश्चन्स को आंसर किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया। आप जब भी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, आपका हेड अप होना चाहिए। आप स्ट्रेट जो है वो बात करेंगे, और आप जो हैं वो अपने शोल्डर्स को, जब भी कभी आप किसी चीज़ को नेगेट करना चाहते हैं, जैसे रेगुलर चीज़ों में करते हैं, जैसे आप जो हैं वो श्रज्ड करते हैं अपने शोल्डर्स को, तो आप अपनी हेड अप करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ सारी की सारी बात करेंगे। सो रूम के अंदर जैसा कि मैं बता रहा था कि सिर्फ़ वही चीज़ें लेके जाइए जो एसेंशियल हैं। अगर आपको फ़ील होता है कि आपके पास कुछ ऐसे थीसिस हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कोई भी चीज़ है
My recommendation is only take all those things with you that are going to support you in. So in case you have research paper, article, anything extra, आप उसको जरूर लेके जाइए. But if you are not able to support your arguments there, अगर आप ढंग से लिखी हुई चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ना तो वो डिग्री मेंशन कीजिएगा, ना वो चीज मेंशन कीजिएगा. इंटरव्यू से पहले जो चीजें हैं वो तो आप कर सकते हैं. सेल फोन आप डेफिनेटली अपना बाहर छोड़ के जाएंगे. पहले इंटरव्यू के दौरान आप जो है वो जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अंदर आपने ध्यान से सुनने हैं और उन क्वेश्चंस के बाद अपना इंटरेस्ट शो करेंगे. हर क्वेश्चन के बाद रिकमेंडेड है आपके लिए कि आप 2 सेकंड्स तक वेट करेंगे. जैसे ही आपके पैनल ने SS1 या SS2 ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को पूछने के बाद आपके लिए लाजिम है कि आप 2 सेकंड्स तक उसके आंसर को सोचेंगे और फिर बात करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाइफ ऑफ द जॉर्ज इलियट, और फिर आप जो हैं वो शायद कोई नाम दे दें. अपनी चीज़ों को बड़े एहतियात के साथ, जेस्चर्स को बड़े एहतियात के साथ, और एक और चीज़ बड़े एहतियात के साथ, आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपको लीड देगा. वो आपको क्वेश्चंस जो पूछेगा उन क्वेश्चंस के अंदर वो आपको लीड करने की कोशिश करेगा. मिसाल के तौर पर कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन आपने उसको दी, अब ये बात 90% ट्रू है कि वो उन्हीं में से चीजों को पूछेगा. अब ये आप पे डिपेंड करता है. अक्सर लोग क्या करते हैं, जब मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हॉबीज आपका एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप अपने इंटरव्यूज को रोटेट कर सकते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन के अंदर लेके आ सकते हैं. लेकिन लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे सर माय हॉबीज cooking is my hobby. Definitely your panel is not going to ask the questions that are related to the cooking. और अगर वो कुकिंग से बारे में पूछेंगे भी, मे बी वो ये है कि अच्छा आप हमें कब बना के खिलाएंगे. And after that, after some seconds, the interview, the discussion will be once again about literature and linguistics. लेकिन आपने वो चांस गुम कर दिया जिसमें आप अपने इंटरव्यू के अपनी डायमेंशन के अंदर लेके आ सकते थे. आप मुमकिन है कि यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर फेवरेट पर्सनालिटी. उनको पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी क्या है, और आपने इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली उन्हें अपनी डोमेन के अंदर ले आए जहां पे आप उनको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएं. मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप देखना चाहें कि आप अपने इंटरव्यू में कहाँ पे स्टैंड करते हैं इंटरव्यू से पहले, एक काम कीजिएगा, अपने इंटरव्यू को खुद से लेने की कोशिश कीजिएगा और देखिए क्या आप अपनी डिस्कशन में नेक्स्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो क्या छोड़ रहे हैं. क्या आप अपने पैनल को लीड कर रहे हैं. क्या आप अपने पैनल के लिए हर गुफ्तगू के अंदर कोई ऐसा पॉइंट लीव करते चले जा रहे हैं कि आपका इंटरव्यू उस डिस्कशन से बाहर जा ही नहीं सकता. अगर है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है. देखिए पार्टिसिपेंट्स, एक चीज जो इंटरव्यू दे के आ चुके हैं वो इस बात को सेकंड करेंगे, अपनी नर्वसनेस को मैनेज कीजिएगा. मैं ये नहीं कहता कि इंटरव्यू का प्रेशर नहीं होता. मैं ये नहीं कहता कि इंटरव्यू पीपीएससी में आप जाएंगे वो दे आर हैविंग द गार्डन्स फॉर यू, वो आपको वेलकम करेंगे कि प्लीज आप आइए, हमें आपका ही इंतजार था. डेफिनेटली कमीशन इज कमीशन. कमीशन का एक प्रेशर होता है और ठीक ठाक एक प्रेशर होता है. नर्वस बिहेवियर आपका होना लाजमी है, लेकिन आपने सीखना ये है, आपकी स्किल ये है कि आप उसको मैनेज करें. आप उसको मैनेज अप करने की कोशिश करें. आप उसको अपने स्माइल के साथ जो है वो सप्रेस करें. सप्रेस होना लाजिम है. कमीशन की जो जो ये कहते हैं कि हमें तो कोई परेशानी कभी भी नहीं हुई, मेरे नजदीक दैट इज जस्ट अ बुलशिट. दैट इफ दे आर गोइंग टू से कि हमें तो कभी स्ट्रेस नहीं हुई. इंसानों को तो होती है, इल्ला कोई ऐसे इंसान है जो कि इस दुनिया से नहीं है. कोई मेफिस्टोफेलिस की दुनिया से आया हुआ है तो शायद उसको जो है वो ना हो, या कोई ल्यूसीफर का फॉलोअर हो. दैट इज एन एक्सेप्शनल केस. बट आपने ये सीखना है, यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर नर्व. काम रहेंगे. काम रहते हुए जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर करते हुए आपकी पर्सनालिटी में आंसर देते हुए वो दबापन नजर नहीं आएगा, वो झुकापन नजर नहीं आएगा. आप लड़खड़ा नहीं रहे हो आंसर देते हुए, आप आंसर दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग हु इज द राइटर ऑफ द वेटिंग फॉर गॉडो, आप बड़े कॉन्फिडेंस है सर, दिस द राइटर ऑफ द वेटिंग फॉर गॉडो इज दिस. What is the theory of existentialism? You're going to talk about that. What do you mean by Renaissance? You're going to talk about the Renaissance. That Renaissance is this. So, अगर वो आपको फंसाने की भी कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन, आप इजीली निकल चुके होंगे. इंटरव्यू के आखिर में रियली ऐसा होता है कि वो आपसे ये भी पूछते हैं. एक इंटरव्यू के अंदर आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होता है. ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में वो आपसे कुछ चीजें इस तरह से पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए
आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, SED और HED, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, दोनों में से कौन सा अच्छा है? आपसे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम के बारे में आपको बात करना पड़ सकती है। आपको ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए जो भी है कि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ भी किसी पे ओपिनियन ले सकते हैं। और अमूमन एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस को समझते हैं ये तो जर्नल से क्वेश्चंस हैं। अपनी ओपिनियन को बड़े ढंग से शार्प करने की कोशिश कीजिए, बड़े ढंग से काम कीजिए अपने एक्सपीरियंस, अपने ओपिनियंस के ऊपर। ओनली देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर विद दैट। यहाँ तक हमारी डिस्कशन है। अगर यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चन है, योर क्वेश्चंस आर वेलकम। इसके बाद जो है वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर विद द मॉक इंटरव्यूज। और मॉक इंटरव्यूज के बाद एंड वाले 10 मिनट के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स जो कि आजकल के इंटरव्यूज का भी पार्ट रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेड इडियम्स हैं, प्लस द लिटरेरी डिवाइसेस विल बी देयर जो आपको कवर करनी है। सो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस. Otherwise, if there is no question, I would like to proceed further with the mock interviews. Okay, so we have Mr. Shafkat with us. Mr. Shafkat is there. If Mr. Shafkat is there, he is requested to write yes in the chat box. Oh yes, sure. Yes, post-colonialism is in fact a complete age, a complete, the true picture of literature. Post-colonialism, yes, it is a genre. Yes, Amna, empty-handed will be fine. Okay, so we haven't Sir Shafkat with us. So Shafkat साहब के इंटरव्यू वाला टाइम हम जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस पे ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे. मिस इकरा इज विद अस. मिस इकरा अगर हमारे साथ हैं, शी इज रिक्वेस्टेड टू राइट yes in the chat box so that we may proceed further towards a formal discussion. Okay, Ikra Nahid is there. Miss Ikra, you are requested to unmute yourself. Well, if when you are talking about genre, that means the types. Okay, so ages जो हैं वो ages के अंदर जो है वो genre पाया जाता है. ठीक है, so अगर आप जो है वो करते हैं genre का, तो in itself ही मतलब होता है ना कि कोई कैटेगरी किसी चीज का होना. फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई आर्ट की कैटेगरी है, कोई म्यूजिक है. तो अगर आप एजेस की बात कर लें तो शायद ये एजेस की कैटेगरी है कि डिफरेंट एजेस के अंदर हमारे पास जो है वो चलती है. ठीक है, हमारे पास ये जो सिचुएशंस को डिपिक्ट करती है. लेकिन अगर आपकी जो है वो जॉनरा से मुराद ये है कि जॉनरा जो है वो इन इटसेल्फ ड्रामा और इन चीजों का नाम है. जॉनरा बेसिकली आपको ये बताता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ. सो पोस्ट colonialism या पोस्ट colonial लिटरेचर इज ए सॉर्ट ऑफ जॉनरा. यस इट इज. ठीक है, इसके अंदर एक अपनी जो है वो चीजें हैं, अपने नॉवल हैं, अपने ड्रामास हैं. You can talk about post-colonialism, and you may mention any writer that you have covered from post-colonialism as your favorite writer. Maybe you may mention that I am reading nowadays. For example, in an interview, they asked a question from the very famous book of Khushwant Singh, that is Train to Pakistan. और जब ट्रेन टू पाकिस्तान का नाम लिया तो ऑटोमेटिकली दे आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम पोस्ट colonialism. Yes, Azka, you are right. Okay, ji. So let's proceed further. Miss Ikra Nahid is there. Miss Ikra, you requested to unmute yourself. Good evening, Miss Ikra. I'm sure that you're fine. Yes, sir. How are you, Miss Ikra? I'm good. Alhamdulillah. Okay, and how's the things are going on in Okara, in Dipalpur? I think that you're from Dipalpur. Yes. I'm from Basirpur, and Dipalpur is our tehsil. Okada is our district, and things are going very well. Okay, that's fine. So should we proceed further with the formal discussion, Miss Ikra Nahid? Okay. All right. Miss Ikra, you have completed your master's in English literature,
and linguistics. Why MA Yes. English? Why not another MA political science, MA Persian? Why MA English? MA English, I opted MA, I did BS honors in English literature, and I opted this out of my interest because Okay. when I was studying sciences in my FSC. I started to realize science is not my cup of tea. In fact, I was feeling like it is out of my interest. So I was taking more and more interest in English, in stories, in literature. So I made my mind like I want to go for literature, and so that is the reason I opted BS honors in English literature. So you're from Okara. Yes. Okay, what do you mean by Okara? What is the meaning of the name of your district? Ukada is a name derived from Ukada is derived from a word named Okan. It is a kind of tree. So from there we have this Ukada. Okay, Ms. Ika, you have mentioned literature while you were talking about your MA English. You've been a student of sciences, and then you realize that science subjects, they are not your cup of tea. They are not your cup of taste. So, what do you mean by literature? What is the definition of literature? Literature is defined as a piece of writing that is valued as a work of art, especially novel, play, and poetry. And broadly speaking, literature is a reflection of life, reflection of society. Okay. So, what are your hobbies? What do you do nowadays when you are free? My hobbies are my I'm sorry. My hobbies are book reading. I love to read Urdu fiction, and I also love to read Urdu poetry by Habib Jalib, and these kind of things I love to do in my free time. Okay, Habib Jalib is your favorite poet because you're reading Habib Jalib in your leisure time. So when we Yes. say Habib Jalib is doing something that is related to revolution, what sort of revolution is there in the poetry of Habib Jalib? Habib Jalib was a revolutionary poet. He had revolutionary ideas. He spoke against the evils, and he spoke against the military and state oppression. And for that reason, he had to go in jail for several times. So that is the reason he is a revolutionary. He was against. He could not reconcile with the dictatorship of Ayub Khan. So when Ayub Khan enforced his constitution in 1962 in country, Habib Jalib voiced against that. Okay, so can you recite some lines from Habib Jalib's poetry? Yes, I'm able to recall some of his lines. It is also my favorite. दीप जिसका महला थी में जले चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले वो जो साए में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं भी खाइफ नहीं तख्ता दार से मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग्यार से क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से जुल्म की बात को जहर की रात को मैं नहीं मानता Okay, so any other poem apart from this poem? Any other I have read 10 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है खा कैसे जीने पर ये भी कोई जीना है Okay,